नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के जोधपुर शहर की, जहां सोमवार रात और मंगलवार की हिंसक झड़पों के बाद जोधपुर में 10 थाना क्षेत्रों में अभी भी कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू पहले रात 12 बजे तक लगाया गया था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मामले में अब तक 97 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 को गंभीर चोट लगी है। कल 2 गुटों की झड़प के दौरान हुई तोड़फोड़ में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। 2 एटीएम को भी यहां पर नुकसान पहुंचा, तोड़ा गया। जोधपुर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। जोधपुर में सोमवार को झंडा फहराने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद वहां कल भी हिंसा हुई थी। कल की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हर्षा, आप वहां पर मौजूद हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। फिलहाल वहां हालात कैसे हैं? कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, वहां किस तरह का हालात बने हुए हैं इस वक्त? देखिए, यहाँ पर अब शांति है और कल पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज उनको मिला था, जिसमें आप देख सकते थे कि किस तरह से लोग सड़कों पे दौड़ रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, एटीएम्स को अटैक कर रहे थे, लोगों के घर में घुसने की भी कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने करीब 97 पीपल को डिटेन किया है, जिसमें से 52 वो अरेस्ट बताए जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी एविडेंस। तो ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर उपद्रवियों को और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उन पर सख्त कार्रवाई होगी तो अपने आप अमन और शांति जो है वो लौटेगी। लेकिन हम यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ये सारा झगड़ा जहाँ से शुरू हुआ है, और मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि वो थोड़ा सा दिखाए। आप देख सकते हैं कि वहाँ ये जो बिल्डिंग है वहां पर आप देख सकते हैं कि एक परशुराम जयंती जन्मोत्सव का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये मसला इसलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ पर परशुराम जयंती सेलिब्रेशन और जो ईद और अक्षय तृतीया है वो एक साथ एक ही टाइम पर पड़ी थी। और यहाँ पर मेरे पीछे ये जो सर्कल है, यहाँ पर झंडे लगा रहे थे और यहाँ पर झंडे लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ है। तो पहले जो यहाँ पर झंडे लगे हुए थे, यहाँ तक ईद की नमाज अदा की जाती है, लोग यहाँ तक आ जाते हैं और हर साल उनको परमिशन मिलता है। तो यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ। किसी ने ऑब्जेक्ट किया कि पीछे जो फ्रीडम फाइटर की मूर्ति है उस पर झंडा नहीं लगाया जाए, और वहां से फिर मारपीट शुरू हुई। और उसके बाद में सिचुएशन कंट्रोल में लिया गया। पुलिस चौकी जरूर डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल में लिया गया। लेकिन उसके बाद में ईद की नमाज के बाद में वापस से उपद्रव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस को कर्फ्यू लगाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ इस एरिया में कर्फ्यू है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, किसी को अलाउ नहीं है अंदर आना और जाना, और बिना कर्फ्यू पास के कोई आ जा नहीं सक रहा है। और ये जो पीछे का जो वॉल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर पूरी तरह से कर्फ्यू है। सिर्फ कर्फ्यू पास के साथ आ जा सकते हैं, या जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि 12th के राजस्थान बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम चल रहे हैं, सिर्फ उनको इजाजत है आने और जाने की। जी हर्षा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद है, आपने वहां तस्वीरों में दिखाया किस तरह के हालात जहां पर घटना हुई थी वो आपने दिखाया। हर्षा, आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है कई जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं, एनडीटीवी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश बताया है, क्योंकि अगले साल राजस्थान में चुनाव है और इसमें बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है इससे पहले भी जो घटनाएं हो रही हैं, सिलसिला लगातार उनको टारगेट, उनकी सरकार को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर ये मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उसमें एक सच ये जरूर है कि ये तीसरी घटना है राजस्थान में। और पहली जो घटना थी करौली में हुई थी, करौली जिले में दंगे हुए थे, और उसके बाद में अलवर में, राजगढ़ में मंदिर के डेमोलिशन को लेकर खूब बड़ा बवाल खड़ा कर दिया गया था, और अब यहाँ पर ये घटना है। तो ये एक ट्रेंड है, इससे राजनीति जरूर गरमा रही है, आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है, और इलेक्शंस 2023 में होने हैं, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा जरूर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।
और वहीं जोधपुर में हिंसा थमने से पहले ही नागौर में भी हिंसा की खबर आई। आज यहां पे ये भी बता दें कि ईद की नमाज के बाद कल एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसे लेकर दो गुट आपस में भिड़े। उसके बाद एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी उन्होंने की, जिसमें 5 से 6 लोग घायल भी हो गए। पास में खड़े 10 से 12 दोपहिया वाहन भी इसमें क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर वहां पहुंची और स्थिति को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। फिलहाल नागौर में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। तनावपूर्ण शांति हालांकि बनी हुई है। मौके पर पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। और महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं, जहां मुंबई में पुलिस के कड़े बंदोबस्त और धरपकड़ के दावे के बावजूद कुछ इलाकों में मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप से ऐसी तस्वीरें आई। नवी मुंबई के एरौली में जामा मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने गए एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं भिवंडी में भी एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कल्याण की ऐतिहासिक काली मस्जिद में आज अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई। ज्यादातर मस्जिदों में आज अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई। राज ठाकरे ने कल अपील की थी कि जहां भी लाउडस्पीकर से अजान होती है उसके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। इधर मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को धारा 149 के तहत नोटिस दिया है और इसके तहत बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। राज ठाकरे के घर के बाहर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले कल मुंबई पुलिस ने कुछ एमएनएस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया था। औरंगाबाद में आपको बता दें, भाषण के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमने जिस तरीके से सब मस्जिद के जो ट्रस्टी हैं इनको संबोधित किया था, उनको बता के उनके साथ में जो बातचीत की थी, उन्होंने खुद से ऐलान किया था कि हम कोई भी अजान है 6 के पहला कोई भी हम लाउड स्पीकर नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश है उनका पालन करेंगे। हमने सब महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में जितने भी मस्जिद है और जो पॉइंट्स है वहाँ बंदोबस्त डिप्लॉय किया हुआ है। पब्लिक को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई जो शांति और अमन हमारे समाज में है वो बरकरार रहे। और इस वक्त राज ठाकरे के घर के बाहर ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, आप वहां पर मौजूद हैं। घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां पर राज ठाकरे के खिलाफ जो है उनको नोटिस भी सर्व किया गया है, जो कि बिना किसी वारंट के उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्या उनकी गिरफ्तारी भी यहां संभव लग रही है? कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। आज के हालात, सुबह 8 बज रहे हैं, किस तरह के हालात हैं? क्योंकि 3 तारीख का अल्टीमेटम था। देखिए जय, मैं इस समय दादर में शिवाजी पार्क के ठीक सामने जो राज ठाकरे का घर है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर बिल्कुल शांति है। हाँ, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जरूर बढ़ाई गई है। पुलिस यहाँ पर तैनात है। वैसे यहाँ पर इस इलाके में कुछ होने या अनहोनी होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आसपास में कोई यहाँ पर मस्जिद नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ जहाँ जैसे कि इन्होंने कल ट्वीट कर घोषणा की थी कि जहाँ जहाँ मस्जिद हो और उसमें सुबह अजान होती हो तो वो लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ें, तो कुछ इलाकों में जैसे चारकोप में उनके एमएनएस के कार्यकर्ता ने पढ़ने की कोशिश की है। ऐसे कुछ इलाकों में इस तरह की छुटपुट घटनाएं अगर हम छोड़ दें तो बड़े पैमाने पर ऐसा कुछ उस तरह का जन समर्थन की जो बात है वो मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दिया है। कई जगहों पर जो ज़्यादातर मस्जिदों के सामने पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी, लिहाजा पनवेल की एक खबर आई है कि वहाँ पर सुबह चूंकि एमएनएस के कार्यकर्ता गए थे वहाँ पर नमाज अजान के समय लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर चूंकि अजान जो है लाउडस्पीकर पे नहीं हुई इसलिए उन्होंने वहाँ पर कोई लाउडस्पीकर हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ा। इसी तरह कल्याण डोंबिवली में भी कुछ कोशिश हुई थी लेकिन वहाँ पर पुलिस ने उसके पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया है। तो पुलिस चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में चौकस की गई है। जैसा कि कल ही बताया गया था कि 87 जो है एसआरपीएफ की कंपनी लगाई गई है, 30,000 के करीब होमगार्ड हैं और पूरी पुलिस फोर्स इसमें सड़कों पर है, किसी को भी छुट्टी नहीं दी गई। अभी कुछ देर पहले खुद डीसीपी जो यहाँ इलाके के थे वो यहाँ पर आए थे और पूरी व्यवस्था देखकर गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने घोषणा की है। कुछ जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई जन समर्थन की बात करें जैसा कि लग रहा था वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जन समर्थन वैसा नहीं दिख रहा है जैसा कि लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए आपका, और वक्त वक्त पर आपके पास हम लौटते रहेंगे।
अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां सिवनी के गांव में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप बजरंग दल से जुड़े लोगों पर है, जिनको शक था कि ये दोनों लोग गोवंश ले जा रहे हैं। उन्होंने शक में इतना पीटा इन लोगों को कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसके बाद नाराज आदिवासियों ने सड़क जाम कर दी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारे। जी देखिए, जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों का कहना है कि इस मामले में जो हमला हुआ है वो बजरंग दल की तरफ से हुआ है। जो एफआईआर हमने पढ़ी है और उसमें भी शिकायतकर्ता का कहना है कि उसमें 6-7 लोग नामजद हैं और इसके अलावा 10-12 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो मुख्य अभियुक्त हैं शेर सिंह राठौर, जिनकी पहचान हुई है, वो और उनके तमाम साथी अभी तक फरार हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि एक तरह से आदिवासी बहुल इलाका है सिवनी, और वहाँ पर देर रात लगभग 15 से 20 की तादाद में लोग आते हैं। 2 आदिवासियों को बुरी तरह मारते पीटते हैं सिर्फ इस शक पर क्योंकि उन्होंने गौहत्या की है, और उसके बाद उसमें से 2 की मौत हो जाती है और एक बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में कांग्रेस की मांग थी कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को या तो सरकारी नौकरी मिले या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। फिलहाल सरकार ने सरकारी नौकरी की बात मान ली है और 8,25,000 रुपए का जो मुआवजा है वो उनके परिजनों के लिए स्वीकृत कर दिया है। पर ये एक सरकारी मुआवजा है जो इस तरह की हत्या के मामलों में दिया जाता है। जिस तरह की मांग कांग्रेस ने उठाई है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए, उसके बारे में अभी तक कोई हामी नहीं दी गई है। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से बुलडोज़र मामा के रूप में शिवराज सिंह चौहान की छवि बनती जा रही है, तो ऐसे में ये जो आरोपी हैं इनके घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाए, इस मामले में अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरह के हम गौरक्षकों की गुंडागर्दी को नहीं देखते थे, लेकिन वापस से एक आदिवासी बहुल इलाके में 2 आदिवासियों की जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या हुई है, गौरक्षकों ने, या कथित तौर पे जो गौरक्षक खुद को कहते हैं उन्होंने की है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। जी। और खबर राजस्थान से, जहां बिजली के हाई टेंशन तारों की वजह से बताया जा रहा है कि राजस्थान का जो एक पक्षी है जो विलुप्त होने की कगार पर है, वो कहीं ना कहीं उसकी जान जो है खतरे में है। देश भर में 100 से भी कम बचे इन पक्षियों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी यहां पर गठित की थी। ये कौन सा पक्षी है और हाई टेंशन तारों से क्यों इसको खतरा है, देखते हैं हमारे सहयोगी रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट। राजस्थान का ये शानदार राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी तिलैया, कभी ये हजारों की तादाद में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाए जाते थे, लेकिन अब गुजरात में इस तरह के महज 4 या 5 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, जबकि राजस्थान में 100 से भी कम मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इनकी घटती तादाद को देखते हुए भारत सरकार ने जैसलमेर में इन पक्षियों के लिए एक सेंटर बनाया है, जहां इनके अंडे सहेजने की प्रक्रिया की जाती है। इसकी जो कॉजेज हैं एंडेंजर होने के, वो है ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसमें खास तौर से पावर लाइंस, जो विंड मिल्स और सोलर पावर प्लांट से निकलती हुई पावर लाइंस हैं, ये पावर लाइंस के साथ में टकरा के ये पक्षी की मृत्यु होती है। दूसरा कारण है कि इनके जो अंडे देने की एरियाज होते हैं, उनके जो हैबिटेट होते हैं, ब्रीडिंग हैबिटेट, वो नष्ट हो रहे हैं, और वो क्योंकि ओवरग्रेजिंग से या एग्रीकल्चर से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज पक्षी है। साथ ही 2011 में इसे तेजी से विलुप्त होती प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। जैसलमेर इन पक्षियों का कुदरती आवास है, लेकिन अब इन जगहों पर बिजली के नए प्लांट और विंड मिल्स बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, जिनसे टकराकर ये पक्षी लगातार मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कहा है कि इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास से गुजरने वाली जगहों पर तार अंडरग्राउंड होने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारी ही याचिका पर यह आदेश दिया है कि इनको जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, इनमें बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स लगवाए जाएंगे, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो ना हो। क्योंकि बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर एक ऐसी डिवाइस है कि अगर वो किसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस में लगी हुई है तो वहां पर वो बर्ड्स की जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी और वो बचेंगे। मगर यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनीज हैं वो उन्होंने सबसे घटिया वाले जितने भी पुअर क्वालिटी के बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स है वो लगवा दिए।
आबादी के बढ़ते दबाव के बीच जैसलमेर के आसपास बायोडायवर्सिटी के लिहाज से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बचा है। लेकिन इस डेजर्ट नेशनल पार्क से अब हाई टेंशन तारें गुजरने से खतरा बढ़ गया है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये इसकी पूरी जिंदगी जमीन पे गुजारता है। उसके पाँव में पीछे की उंगली होती नहीं है, इसलिए वो डाल पे या कहीं तारों पे बैठ नहीं सकता है। इसलिए इसको खुला आसमान, खुली जमीन चाहिए। अब देखना है कि कंपनियां कितने दिनों में रिफ्लेक्टर लगाने और तारों को अंडरग्राउंड करने का काम करती हैं। फिलहाल जितनी देरी होगी उतना ही इस शानदार पक्षी के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अशोक गहलोत हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आज आपका जन्मदिन भी है, पहले उसकी बधाई स्वीकार कर लीजिए। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है, जोधपुर तो आपका शहर है सर, जोधपुर में ये घटना कैसे हुई? आपके शहर में आपके होते हुए, मतलब वहां तो सब कुछ आपके नाम पे चलता है। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा, जो राजनीति चल रही देश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बनाने का, हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल, खतरनाक माहौल हो रहा देश भर के अंदर, और उससे अछूता कोई राज्य नहीं है। अभी करौली में हमारी घटना पहले हुई थी, तो मुख्य आरोपी बीजेपी के थे वहां पर। राजगढ़ में घटना हुई, अलवर में मंदिर को गिराने वाली बात, वहाँ बोर्ड बीजेपी का बोर्ड है। 35 मेंबर जो है पार्षद है वहां पर, उसमें 34 बीजेपी के थे। प्रस्ताव पास किया, उन्होंने मंदिर तोड़फोड़ करी, बदनाम कांग्रेस कर रहे थे। जोधपुर में कुछ अफवाह फैला करके कुछ मिस्टीफी लोगों ने ये बात फैलाई, पर सबसे अच्छी बात है कि अभी तक हमने जो कंट्रोल किया, एक भी कैजुअलिटी कहीं नहीं हुई है। कई करौली में दुकानें जली थी वहां पर, और छोटी मोटी घटनाएं बाकी जगह हुई। जोधपुर में भी कुछ घटनाएं हुई है छोटी बड़ी, बाकी वहां पर कैजुअलिटी नहीं होने दी हम लोगों ने। शांति बनी हुई है। मैंने खुद ने तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेके भेज रखा वहां पर। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो टारगेट बनाया केंद्र सरकार ने, आने वाले चुनाव को देखते हुए, अभी से ही चुनाव मोड में राजस्थान आ गया है। इनको दिल्ली बुला के मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने। चुनाव तो 18 महीने दूर है सर, अभी तो बहुत जल्दी नहीं शुरुआत कर दी है, यदि आप कह रहे हैं तो। है बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई नेताओं को, आपको टारगेट बनाना सरकार को और मुख्यमंत्री को। इनको एजेंडा दिया गया है, क्योंकि राजस्थान में जो उपलब्धि हमारी शानदार है 3-3.5 साल की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। चाहे कोरोना का मैनेजमेंट हो, आप जानते हो कि शानदार मैनेजमेंट रहा था उस वक्त में हमारा। विकास की बात करें, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हमारे यहाँ पे है। सोशल सिक्योरिटी में नंबर 1 है देश के अंदर। मेडिकल के अंदर आपको मालूम होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज कहीं है देश के अंदर, तो राजस्थान के अंदर है। अब सब घबरा करके अभी से ये टारगेट बनाया गया राजस्थान को, इसकी पूरी जानकारी भी है। एकदम चाक चौबंद करें पुलिस को भी, और 2 टुकार आया कि आप लोगों को किसी कीमत पर कोई हिंसा भड़काए, चाहे वो कोई जाति का हो, वर्ग का हो, जाति, वर्ग, धर्म का हो, राजनीतिक पार्टी का क्यों नहीं हो, नहीं सर, उनको आप समान दृष्टि से देखोगे और आप उनको बर्दाश्त नहीं करोगे। लेकिन गहलोत साहब सवाल तो उठेंगे। आप इतने पुराने मुख्यमंत्री हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ रखने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो फिर आपसे तो सवाल पूछने का मेरा हक बनता है कि सर कहीं कहाँ चूक हो गई? नहीं, चूक नहीं हुई है। एजेंडा अगर सरकार, भारत सरकार जो है, अगर भारत सरकार में बैठे जो लोग हैं आरएसएस के, बीजेपी के, वो सरकार के खुद के लोग अगर एजेंडा सेट करेंगे राज्यों के अंदर, कितनी खतरनाक स्थिति बनेगी आप कल्पना कर सकते हो। उनको रोक रहे हैं, किसी कीमत पर इनके मंसूबों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। ये मैंने कह रखा है 2 टूक सब लोगों को भी, पुलिस को कह रखा है, कोई जाति, धर्म, वर्ग या पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं हो, आपको समान रूप से दृष्टि से एक्शन करना है, और किसी कीमत पे हमें वॉयलेंस को बर्दाश्त नहीं करना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि चुनाव तो 18 महीने बाद है, मतलब 1 साल से ज्यादा का समय है चुनाव में, फिर अभी से बीजेपी ये सब क्यों करेगी? ये क्या है, घबरा गए। अभी इनकी जमानतें जब्त हो रही है राजस्थान के अंदर बीजेपी की। 8 चुनाव है, उपचुनाव, उसमें 6 चुनाव कांग्रेस जीती है, 2 चुनाव मुश्किल जीते हैं। तो ये लोग इतने घबरा गए अभी से ही, और इनके आपसी झगड़े बहुत ज्यादा हैं,
इसलिए जानबूझ के टारगेट करके राजस्थान को इन्होंने, जो मैंने कहा आपको, मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप पता कर लीजिए, इन्होंने जानबूझ के दिल्ली मीटिंग की पिछले 15-20 दिन में, इनको कहा गया है कि आपको किस प्रकार से एक्ट करना, वहां पर माहौल खराब करना। अब सब जगह पकड़े जा रहे हैं बीजेपी वाले, करौली के अंदर भी, राजगढ़ के अंदर तो इनका बोर्ड है, जोधपुर में आज सुबह से घूम रहे हैं ये लोग भड़काने के लिए, शांति स्थापित करने की अपील करने के बजाय लोग भड़का रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं फिर ऐसे माहौल के अंदर सरकार को तो अपना काम करना ही पड़ेगा ना, उसमें चूकेंगे नहीं हम लोग, आप निश्चिंत रहो। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि केवल एक पैटर्न यदि आप बीजेपी को कह रहे हैं तो बाकी राज्यों में भी कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, उनके अपने प्रदेश मध्य प्रदेश में भी हुई है, तो फिर केवल राजस्थान को ही तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। देखिए वहां पे घटनाएं और ढंग से हुई है, वहां पे बुलडोजर चल रहे हैं, हमारे यहाँ कानून का राज है, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, और ये लोग धज्जियां उड़ा रहे संविधान की भी और साथ में लोकतंत्र की भी। पूरा देश जानता है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे बड़े हैं, लोग त्रस्त है उससे। ये ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने पूरा एजेंडा शुरू कर रखा पूरे मुल्क के अंदर। पूरे देशवासियों को, युवा पीढ़ी को इस बात को समझना पड़ेगा, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। जोधपुर की घटना की बात करें, कहा गया था कि दिन में सुलह हो गई थी दोनों समुदाय के बीच में, उसके बाद 2-3 घंटे तक वहां पे कोई बड़ा अफसर नहीं पहुंचा और उसके बाद फिर दोबारा से ये घटना हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जोधपुर में सारा हमने व्यवस्था कर रखी है, कर्फ्यू लगा दिया वहां पर, वहां कोई तरह की घटना नहीं हो रही है और कोई वहां पर मामूली से नुकसान हुए आपस के अंदर, बाकी कोई मेजर ना तो वहां आगजनी हुई है, ना मारपीट हुई है, ना झगड़े हुए हैं। पर जिस प्रकार से मैंने कहा आपको कि जहां जहां कमिश्नर और जोधपुर कमिश्नर और वहां का पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर रात भर वो थाने में बैठे रहे, मॉनिटरिंग करते रहे और हमें रिपोर्ट करते गए। उसी रूप में हम लोग अपील करें लोगों से वहां पर, और मैं समझता हूं कि उसका असर पड़ा भी है। पर कुछ मिसक्रेंट लोगों ने वापस दंगे शुरू करने की कोशिश करी, हमने कह दिया है, वहाँ पुलिस के कमिश्नर से मैंने बात करी है, कलेक्टर से बात करी है, एसीएस होम को भेजा हमने, यहाँ से हमारे गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव उनको भेजा है, वहां जाके वो सबसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, उसका असर भी पड़ रहा है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी के वहां पहुंच चुके हैं, उन्होंने आप पे एक तरह से खुला हमला बोल दिया है कि आपकी पकड़ नहीं रही और आप जो है अपीजमेंट की पॉलिसी करते हैं, इसके वजह से बार बार दंगे हो रहे हैं राजस्थान में, आप क्या कहेंगे? ये तो इनका जुमला है, अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस कर रही है। ये इनको पूछो आप कब तक ये कहते रहोगे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ में अपीजमेंट की पॉलिसी रखती है? कब तक आपका एजेंडा चलता रहेगा देश के अंदर? ये देश समझ चुका है, धीरे धीरे इनकी पोल खुलती जा रही है। और 14 के अंदर जो भी ये कैंपेन चला था इनका, नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन किया था, उस वक्त में जो बातें बोली थी काला धन लाने की और बेरोजगारी मिटाने की, और जो जो बातें बोली थी वो सबको दुनिया को, देश को मालूम है। अब बोलना बंद कर दिया इन लोगों ने। अब एजेंडा इनका ना बेरोजगारी का है, ना महंगाई का है, ना तेल का है, ना डीजल का है, ना पेट्रोल का है। अब इनका एजेंडा ये है वापस आप माहौल तनाव वाला पैदा करो, तनाव हो, दंगे भड़के और हिंसा का माहौल समाप्त हो, हिंसा का माहौल बने। ये माहौल देश के लिए खतरनाक है, मेरा मानना ये है। लेकिन अशोक गहलोत ही निशाने पे क्यों है? आप ही निशाने पे क्यों? निशाने पे मैं तो आप जानते तो क्यों हूं, जानबूझ के उन्होंने निशाना बना रखा है, क्योंकि वो जानते जिस प्रकार से राजस्थान में हम लोगों ने गुड गवर्नेंस दी है, कोरोना में इन सब की पोल खुल गई थी जी, ऑक्सीजन को लेकर के, दवाइयों को लेकर के, और क्या क्या हमने नहीं किया हम जानते हैं। उसके बाद में भी जो परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर हमारे बजट प्रस्तुत हुए हैं जिसका पूरे देश भर के अंदर जिसकी चर्चाएं हो रही है, उससे घबरा करके इन्होंने इस प्रकार का माहौल बनाना शुरू किया है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। एक अंतिम का सवाल है, अब क्या स्थिति है जोधपुर में? वहां पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट बंद है, कब तक ये रहेगा? उम्मीद करते हैं जल्दी शांति स्थापित हो गई है और जल्दी इनको हटा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे जो
मंत्री जो केंद्रीय मंत्री बने फिर रहे वहां पर 144 लगा वहां पर, उसके बाद भी परवाह नहीं कर रहे लोग तो। और आप जानते हैं लोगों की हैबिट क्या है। नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव लड़ते हैं, गुजरात के अंदर वोट देते हैं, वोट देने के बाद में बाहर आएंगे पुलिस स्टेशन से तो किस प्रकार वो कैंपेन करेंगे, अपना कमल के फूल का निशान बता करके वह प्रोसेशन निकाल करके जो प्रधानमंत्री खुद ही धज्जियां उड़ाते हैं देश के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन हो चाहे वो कानून हो, तो ये कैसे काम चल सकता है। लेकिन ये घटना तो दुखदाई है ना सर, सवाल के घेरे में राजस्थान भी आ गया है। राजस्थान को हम लोग इनके मनसूबे पर पानी फेर देंगे। हमने तय कर रखा है कि चाहे कितनी कड़ी कार्रवाई करनी पड़े वो कार्रवाई होगी और राजस्थान में अमन शांति कायम रहे और राजस्थान अपने विकास के मार्ग पर आगे बढ़े कामयाबी के साथ में। और आप जोधपुर कब जाएंगे सरदारपुरा? जब आपको हो गई। जोधपुर आप कब जाएंगे? जोधपुर तो हमारा बर्थ प्लेस है, जाते रहते हैं, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपस में भाईचारा कायम हो और मैंने अपील की है तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं से भी कि ऐसे वक्त में तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों को एक सी स्वर में बात करनी चाहिए, कैसे शांति स्थापित हो, भाईचारा स्थापित हो, इसमें काम करना चाहिए। एक तरफ मैं अपील कर रहा हूँ सब पॉलिटिकल पार्टी नेताओं से, और वो लोग राजनीति करके आरोप लगाते सरकार पर, मुख्यमंत्री पर, नेताओं पर, ये उचित नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब, आपने वक्त निकाला आज का दिन। हालांकि आपका जन्मदिन है लेकिन आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्त वाला दिन रहा होगा। कर दिए हैं, जन्म दिवस का कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ अभी कैसे शांति स्थापित हो इस काम में लगे हुए हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। कल ईद के मौके पर बड़ी संख्या में शाहरुख खान के फैंस मुंबई में उनके घर के सामने जमा हो गए। शाहरुख खान भी अपने फैंस के दिल को रखने के लिए वो बालकनी में पहुंचे, मन्नत की और फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर शाहरुख खान भीड़ के साथ जो है सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। ये मन्नत की तस्वीरें हैं। शाहरुख खान जब काफी संख्या में लोग पहुंच गए थे, फैंस पहुंच गए थे, ईद की मुबारकबाद दी शाहरुख ने सभी को। और वहीं दूसरी तरफ ईद पर सलमान खान के फैंस भी, उनकी फिल्म का इंतजार उनको रहता है। ईद के मौके पर आमतौर पर रिलीज होती है लेकिन इस बार उन्हें थोड़ा मायूस होना पड़ा। सलमान की कोई फिल्म नहीं आई लेकिन अपने फेवरेट सितारे को देखने के लिए, अपना अरमान पूरा करने के लिए लोग उनके घर के बाहर, गैलेक्सी के बाहर बड़ी संख्या में पहुंच गए। सलमान भी हर बार की तरह अपने फैंस के लिए बालकनी में आए और फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम उत्तर प्रदेश के ललितपुर से कर रहे हैं, जहां से ऐसी खबर आई है जो शर्मसार कर देने वाली है और दिल दहला देने वाली है। यहां थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ एसएचओ पर ही दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। इन आरोपों के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आरोपों के बाद एसएचओ को निलंबित कर दिया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। पीड़ित बच्ची के पिता के मुताबिक 22 अप्रैल को 4 लोग उनकी बेटी को अगवा कर भोपाल ले गए और वहां उसके साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। जब इनके चंगुल से छूटकर लड़की थाने में न्याय की गुहार लगाने आई तो न्याय की जगह उसे यहां पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। आरोप है कि जब पीड़ित थाने पहुंची तो उसे पहले उसकी मौसी को सौंपा गया, जिसके बाद जब मौसी पीड़ित को लेकर थाना अध्यक्ष के कमरे में गई तो उसके साथ वहां थाना अध्यक्ष ने बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है।
आपको यहाँ पर सुनवाते हैं ललितपुर के एसपी का क्या कुछ कहना है इस वारदात को लेकर। थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। एक एनजीओ चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को यहाँ लाया गया था। बच्ची ने उनको पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि इस तरह की घटना घटी थी। चाइल्ड लाइन के जो एनजीओ के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है हमको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद इस पर तत्काल कार्रवाई की थी। तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ बीती होगी उस बच्ची के ऊपर जो न्याय मांगने गई थी। हमारी उम्मीद यही होते हैं कि जब हम पुलिस के पास पहुंचेंगे तो वो कम से कम मामले दर्ज करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस ही इस तरह के दुष्कर्म करेंगे तो आखिर न्याय की उम्मीद किससे लगाई जाएगी। ये बेहद एक परेशान करने वाली खबर है। और अभी भी जिस तरह से ये जो जानकारी दे रहे थे, अभी हमने जो बयान सुना एसपी को ललितपुर के, उन्होंने यही कहा है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी जो है एसएचओ की थाना अध्यक्ष की वो नहीं हुई है। और अब देखना है कि किस तरह की कार्रवाई जो है वो यूपी सरकार की तरफ से की जाती है, क्योंकि इस तरह के मामलों में सख्त संदेश देना बेहद जरूरी है। और खासकर जब पुलिस वाले इस तरह के मामलों में शामिल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बेहद परेशान करने वाला है, क्योंकि ऐसे में फिर न्याय की उम्मीद लगाकर जो लोग थाने पहुंच रहे हैं उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं कि ये यूपी के ललितपुर की घटना है जिसने सबको शर्मसार कर दिया है। यहाँ पर थाने में न्याय मांगने पहुंची एक नाबालिग लड़की के साथ थाना अध्यक्ष पर ही दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात और कोई नहीं हो सकती कि जहां पर वो शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी कि उसके साथ रेप हुआ है, वहां पर थाना अध्यक्ष पर ही इस तरह के आरोप लग रहे हैं और एसपी ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक एसएचओ गिरफ्तार नहीं हुए हैं। बिल्कुल आदित्य, एसएचओ गिरफ्तार नहीं हुआ है अभी तक। उसको निलंबित कर दिया गया है और मुकदमा भी दर्ज किया गया है। संगीन धाराओं में रेप, किडनैपिंग और दूसरी धाराएं भी लगाई गई हैं एसएचओ की। देखिए, जो पूरी घटना है इसकी शुरुआत है वो 22 अप्रैल से होती है। गांव के ही 3 जो लड़के हैं वो इस लड़की को ले जाते हैं बहला फुसलाकर भोपाल के स्टेशन के पास इस लड़की को अगवा करके 3 दिन तक इसका बलात्कार करते हैं और इसको फिर 3 दिन बाद जो पाली थाना है उसके पास छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस लड़की को उसकी मौसी को सौंप देती है और अगले दिन उसकी मौसी, जिसकी साठगांठ इस थाना अध्यक्ष के साथ है, जिसका नाम तिलकधारी सरोज है, उसकी मौसी अगले दिन थाना अध्यक्ष के पास लेकर के जाती है इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कराने के लिए। और उसके बाद ये थाना अध्यक्ष उस लड़की के साथ अपने कमरे में बलात्कार करता है और उसके बाद इस लड़की को वहां से भगा दिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद जब वापस परिवार वाले माता पिता के साथ ये लड़की आती है थाना, उसके बाद जो चाइल्ड केयर जो विभाग होता है वहां पर काउंसलिंग होती है और फिर लड़की पूरी सारी आप बीती बताती है, लड़की का मेडिकल कराया जाता है, तो ये पूरा सच सामने आता है। तो वाकई में जैसा दीदी आपने कहा कि बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना। इस मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें लड़की की मौसी भी शामिल थी, क्योंकि लड़की की मौसी ही लड़की को थाना अध्यक्ष जो ये तिलकधारी सरोज है इसके कमरे में लेकर के गई थी। तो मौसी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया है। अब तक 1 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 5 फरार हैं। जो थाना अध्यक्ष है तिलकधारी सरोज, वो भी अब तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जो एसपी है ललितपुर के, उनका कहना है कि कई टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द से जल्द सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। और थाना अध्यक्ष को, जैसा हमने बताया, कि मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इसको नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया है। अदिति, बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब किस तरह की कार्रवाई इस एसएचओ के खिलाफ की जाती है जिसने इस तरह की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया है। और अब मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर सिवनी में एक गांव में 2 आदिवासी युवकों की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप बजरंग दल से जुड़े लोगों पर है, जिनको शक था कि ये दोनों लोग गोकशी कर रहे हैं। उन्हें यह भी शक था कि इतना पीटा गया उनको कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। और इसके बाद नाराज आदिवासियों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। यहाँ पर हम कई बार इस तरह की वारदात देख चुके हैं कि गौवंश को लेकर लोगों के बीच में एक अलग ही तरह की भावनाएं हैं और कुछ लोग ये दावे करते हैं कि वही गाय की रक्षा कर रहे हैं और गाय को माता के रूप में मानते हुए। और यहाँ पर शक था उनको कि ये शायद गौकशी के लिए गायों को ले जा रहे हैं, गोवंश को लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद उस शक में इतना पीटा गया कि दोनों लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी।
जी देखिए, जो स्थानीय कांग्रेस विधायक हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दोनों का कहना है कि इस मामले में जो हमला हुआ है वो बजरंग दल की तरफ से हुआ है। जो एफआईआर हमने पढ़ी है और उसमें भी शिकायतकर्ता का कहना है कि उसमें 6-7 लोग नामजद हैं और इसके अलावा 10-12 लोग अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक 3 से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो मुख्य अभियुक्त हैं शेर सिंह राठौर, जिनकी पहचान हुई है, वो और उनके तमाम साथी अभी तक फरार हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला मामला है कि एक तरह से आदिवासी बहुल इलाका है सिवनी, और वहाँ पर देर रात लगभग 15 से 20 की तादाद में लोग आते हैं। 2 आदिवासियों को बुरी तरह मारते पीटते हैं सिर्फ इस शक पर क्योंकि उन्होंने गौहत्या की है, और उसके बाद उसमें से 2 की मौत हो जाती है और एक बहुत ही गंभीर रूप से घायल है। इस मामले में कांग्रेस की मांग थी कि जो मृतक हैं उनके आश्रितों को या तो सरकारी नौकरी मिले या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। फिलहाल सरकार ने सरकारी नौकरी की बात मान ली है और 8,25,000 रुपए का जो मुआवजा है वो उनके परिजनों के लिए स्वीकृत कर दिया है। पर ये एक सरकारी मुआवजा है जो इस तरह की हत्या के मामलों में दिया जाता है। जिस तरह की मांग कांग्रेस ने उठाई है कि 1 करोड़ रुपए दिया जाए, उसके बारे में अभी तक कोई हामी नहीं दी गई है। और साथ ही साथ स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से बुलडोज़र मामा के रूप में शिवराज सिंह चौहान की छवि बनती जा रही है, तो ऐसे में ये जो आरोपी हैं इनके घर पर भी बुलडोज़र चलाया जाए, इस मामले में अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन बेहद चौंकाने वाला मामला है क्योंकि कुछ दिनों पहले इस तरह के हम गौरक्षकों की गुंडागर्दी को नहीं देखते थे, लेकिन वापस से एक आदिवासी बहुल इलाके में 2 आदिवासियों की जिस तरह से जघन्य तरीके से हत्या हुई है, गौरक्षकों ने, या कथित तौर पे जो गौरक्षक खुद को कहते हैं उन्होंने की है, जिस तरह के आरोप लगे हैं, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला मामला है। जी, और अब आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है जहां पर लाउडस्पीकर विवाद पर प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद कई जगहों पर एमएनएस कार्यकर्ता मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। अब राज ठाकरे पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को धारा 149 के तहत नोटिस दिया हुआ है और आपको यह भी बता दें कि अगर धारा 149 के तहत जब नोटिस दिया जाता है तो उसमें होता यह है कि बिना वारंट जो है वो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। राज ठाकरे के घर के बाहर जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है। आज अदालत का भी रुख कर सकते हैं राज ठाकरे, क्योंकि अब उनको जब 149 का नोटिस दे दिया गया है तो उनको कहीं ना कहीं ये डर होगा, तो हो सकता है वो अग्रिम जमानत की बात करें या ये जो केस दर्ज हुआ है इसे रद्द करने के लिए वो अदालत में अपनी मांग रखें। इसके अलावा चेतावनी जब दी गई थी प्रशासन की तरफ से, मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बावजूद एमएनएस कार्यकर्ता लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। कई मनसे कार्यकर्ताओं को कल रात भी गिरफ्तार किया गया, आज सुबह भी गिरफ्तारी हुई है। 803 मस्जिदों को शर्तों के साथ लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दे दी गई है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि जो 1144 मस्जिद हैं उसमें से 803 मस्जिदों को शर्तों के साथ लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत दी है। और मुंबई की कई मस्जिदों में आज सुबह बिना लाउडस्पीकर की भी अजान हुई है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार बार बार ये कह रही है महाराष्ट्र में कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है ये आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारे से सॉल्व हो, उसका सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन अभी भी बीच बीच में आप देख रहे हैं कि जो मनसे के कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर ले जाकर हनुमान चालीसा वहां पर बजा रहे हैं। तो कड़े बंदोबस्त और धरपकड़ के दावे के बावजूद अब आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। कुछ इलाकों में मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुंबई के कांदिवली में चारकोप में ऐसी तस्वीरें आई। नवी मुंबई के ऐरोली में जामा मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लेकर हनुमान चालीसा पढ़ने गए एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांदिवली की, ऐरोली की जो नवी मुंबई में है, कल्याण की, इसके अलावा मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद कुछ एमएनएस कार्यकर्ता जो हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। भिवंडी में भी कई एमएनएस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। कल्याण की जो ऐतिहासिक मस्जिद है, काली मस्जिद, वहां पर अजान बिना लाउडस्पीकर की हुई है और ज्यादातर मस्जिदों में आज जो अजान हुई है वो बिना लाउडस्पीकर के ही देखने को मिली है। राज ठाकरे ने अपील की थी कि जहां भी लाउडस्पीकर से अजान होती है उसके सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। इधर मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे को धारा 149 के तहत नोटिस दिया। और अब हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, आप राज ठाकरे के घर के बाहर मौजूद है, तमाम अपडेट्स आपके पास है। जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सुनील, उस बारे में जानकारी दें कि आज क्या क्या हो सकता है, क्योंकि आज राज ठाकरे कोर्ट भी जाने वाले हैं। देखिए अदिति, राज ठाकरे के खिलाफ एक तो 6 अप्रैल का गैर जमानती वारंट निकला है जिसकी अभी तक तामील नहीं की गई है। दूसरा, कल औरंगाबाद में जिस तरह से उन्होंने सभा ली थी तो उस पर कल एफआईआर दर्ज हुआ है राज ठाकरे के खिलाफ।
और तीसरा रात में 149 की नोटिस आकर मुंबई पुलिस ने यहाँ पर दी है। 149 की नोटिस का मतलब है कि कुछ भी अगर होता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे अगर कानून व्यवस्था कहीं भंग होती है आपके कृत्य से। बहरहाल अभी तक किसी तरह के कोई एक्शन या कार्रवाई की बात करें तो वैसा होता फिलहाल कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। पुलिस जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन इनके जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी धरपकड़ 2 दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। पूरे महाराष्ट्र में 15,000 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उसमें से कई 100 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। कल रात भी नई मुंबई से कुछ लोग हिरासत में लिए गए। यहाँ आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी कहीं न कहीं 149 की नोटिस दी गई है। सुबह से जो भी कार्यकर्ता सभी मस्जिदों पे पहले तो मुंबई पुलिस ने और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा रखी थी। सभी को पता था कि सुबह की जो अजान होती है, क्योंकि उस लाउड स्पीकर पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो प्रतिबंधित है रात 10 से सुबह 6 बजे तक, तो वहां पर जो भी लोग पहुंचे उन सभी एमएनएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ ऐसी जगहों पर अपने घरों से या बिल्डिंग से कुछ लोगों ने बजाने की कोशिश की है, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। वैसे देखे जाए तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो मुद्दा है ये सार्वजनिक तौर पर वैसा जन समर्थन नहीं मिला जैसा कि राज ठाकरे ने आह्वान किया था कि पूरे तमाम हिंदू बाहर आएं, वैसा कुछ नहीं दिखा। उनके अपने जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं वो जरूर इक्का दुक्का जगहों पे छुटपुट ऐसे इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करते हुए दिखे। बहरहाल राज ठाकरे का ये घर है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और वो अभी फिलहाल अपने घर में ही है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी तक राज्य सरकार ने मन नहीं बनाया है पुलिस ने कि गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इनकी गिरफ्तारी की जाए तो इससे इनका कद और बढ़ सकता है, एक कहीं न कहीं सहानुभूति मिल सकती है हिंदुओं की तरफ से। इसीलिए कोशिश है कि इस आंदोलन को सख्ती से निपटा दिया जाए, दबा दिया जाए। जी सुनील, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मस्जिदों को में जो लाउडस्पीकर का मसला है उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है, क्योंकि कई मस्जिदों को इजाजत दे दी गई है। उसके बाद आपने ये भी जानकारी दी कि आज सुबह कई मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर के ही अजान हुई है। जी बिल्कुल, पुलिस ने एक मोहल्ला समिति होती है, उनके साथ बैठकें की। उनकी कोशिश है कि, और राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि लाउडस्पीकर उतारे नहीं जाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका कहीं न कहीं पालन किया जाएगा और सभी को अनुमति लेकर ही लाउडस्पीकर बजा सकते हैं। लिहाजा बहुत से मस्जिदों ने, अगर मुंबई की बात करें तो 1144 के आसपास मस्जिदें हैं और सभी ने लगभग एप्लीकेशन दी थी कि उन्हें लाउडस्पीकर लगाने की इजाजत दी जाए। उसमें जांच पड़ताल करके 803 मस्जिदों को इजाजत दे भी दी गई है, लेकिन ये शर्तों के साथ कि वो तय डेसिमल लेवल के साथ ही लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ेंगे। तो ये कोशिश ये है कि कानून का पालन हो और ये कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं, मंदिरों के भी लाउडस्पीकर के भी परमिशन की बात की जा रही है और वहां से भी लोग इजाजत मांग रहे हैं। लेकिन ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन दरअसल जो आह्वान है इनका, वो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर जाकर हनुमान चालीसा बजाने की, जिसको पुलिस कहीं परमिशन नहीं दे रही है और इसी तरह से धरपकड़ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी सुनील सिंह यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि मुंबई पुलिस और जो सरकार है फिलहाल वो ये कोशिश कर रही है कि बिना राज ठाकरे की गिरफ्तारी के ही ये जो मामला है ये काबू में आ जाए और मस्जिदों को शर्तों के साथ इजाजत दे दी गई है ताकि आसपास के इलाकों में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और अब जोधपुर की बात करते हैं, जहां पर सोमवार और मंगलवार की हिंसा के बाद 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू पहले रात 12 बजे तक लगाया गया, लेकिन इससे अब आगे बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मामले में अब तक 97 लोगों को हिरासत में लिया गया है और 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं। कल 2 गुटों की झड़प के दौरान हुई तोड़फोड़ में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा। 2 ATM भी तोड़े गए। जोधपुर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। सोमवार को झंडा फहराने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद कल भी ईद की नमाज के बाद यहां पर हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यहाँ पे पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है और मेरी ड्यूटी यहीं पे है। यहाँ पे एक डिप्टी एसपी वर्तमान में भी और एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और ऑल रैंक के सभी यहीं मौजूद है और पर्याप्त जाब्ता लगा है एकदम। स्कूल कॉलेज जैसे खुले हुए, स्कूल और जिनके बच्चों के एग्जाम है उनको लिए लागू है। बाकी सब डॉक्यूमेंट देख के भेजा जा रहा है और डॉक्यूमेंट देख के भेजा जा रहा है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारी रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह का, जो इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद है। हर्षा, कल जो तस्वीरें सामने आई थी वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली थी, क्योंकि आमने सामने हो गए थे 2 समुदाय और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। आज क्या स्थिति देख रही हैं आप और कर्फ्यू को कब तक बढ़ाया गया है?
देखिए, यहाँ पर अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन शांति कायम है क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और जब तक आदेश नहीं आते हैं तब तक कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे वो जालोरी गेट का चौराहा है जहाँ से पूरा ये तनाव शुरू हुआ था। यहाँ पर परशुराम जयंती सेलिब्रेशंस 3 दिन से चल रहे थे और फिर ईद का भी मौका था। तो परशुराम जयंती का जो जन्मोत्सव था वो मनाया जा रहा था, साथ में ईद और फिर अक्षय तृतीया, यानी कि काफी रिलीजियस फेस्टिवल्स थे। यहाँ पर जो ये जालोरी गेट का जो चौराहा है, यहाँ पर झंडा लगाने को लेकर पूरा तनाव शुरू हुआ है। यहाँ पर भगवा झंडा लगाया हुआ था पहले से, उसको ईद के पहले लोगों ने अपने आप ही हटा दिया। फिर यहाँ पर जब ईद की नमाज जब पढ़ी जाती है तो लोग यहाँ तक आके ईद की नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनका स्टैचू पीछे लगी हुई है, वहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि तिरंगा लगाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर एक समुदाय विशेष का झंडा लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया और फिर चारों तरफ से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए और यहाँ पर मारपीट शुरू हुई। उसके बाद में फिर एक पुलिस चौकी को भी क्षतिग्रस्त किया और फिर आप जानते हैं कि पुलिस यहाँ पर बल प्रयोग करके लोगों को खदेड़ा। लेकिन ईद की नमाज के बाद फिर से दोबारा से लोग राइटिंग, आर्सन और वैंडलिज्म के लिए सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद उन्हें कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन जो राइटिंग और वैंडलिज्म हुई है उसकी बहुत अहम सीसीटीवी फुटेज सरकार के पास है और उसके बेसिस पे 11 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है यहाँ पर और करीब 97 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 52 आइडेंटिफाई हैं, यानी कि उनका अरेस्ट दिखाया जाएगा। 52 जो लोग हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे इसके लिए। और मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनको लेकर सख्ती से उनसे निपटा जाए और लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा जाए। लेकिन जो आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला चल रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि ये एक राजनीतिक रूप ले रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि करौली में एक ही महीने में तीसरा ऐसा मौका है जहां पर ये तनाव और सांप्रदायिक तनाव हुआ है राजस्थान में, जो पहले ज्यादा नहीं होता था। यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं 2023 में, तो एक जो राजनीतिक प्रतिक्रिया, आरोप प्रति आरोप का जो दौर चल रहा है वो लगता है वो अभी इतना जल्दी नहीं थमेगा। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि करौली के बाद राजस्थान सरकार पर उस वक्त ही कानून व्यवस्था को लेकर आरोप लग रहे थे और हमने कल भी देखा था कि राजस्थान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया, वो भी आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर और वहां की गहलोत सरकार पर कि वो खास समुदाय को संरक्षण दे रहे हैं। और उसके बाद अशोक गहलोत ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ये सब कुछ बीजेपी का ही किया धरा हुआ है। तो ऐसे में इस पर राजनीति जब होती है तो इस तरह के संवेदनशील इलाकों में तनाव और बढ़ता है। हर्षा जी बिल्कुल, ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि ईद का मौका था और अक्षय तृतीया भी था तो उसको लेकर ये हिंसा भड़की है। लेकिन शायद प्रशासन को और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए था इस सब को लेकर और कर्फ्यू में उन्होंने ढील दी, जल्दी कर्फ्यू नहीं लगाया, इसलिए उपद्रवियों को मौका मिल गया। लेकिन यहाँ पर करौली में हिंसा हुई है, अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़ने को लेकर हुई है, अब आज यहाँ जोधपुर में जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है यहाँ पर भी इस तरह की हिंसा हुई है और बीजेपी जरूर इसको भुनाने की कोशिश में है, क्योंकि कल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है अलवर के राजगढ़ टाउन में जहां पर मंदिर को तोड़ा गया था। तो राजनीति राजस्थान में इस सब को लेकर, इन सब मुद्दों पर गरमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि गहलोत सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कानून व्यवस्था को मेंटेन करना, तो कहीं ना कहीं सवाल उन पर ही ज्यादा उठेंगे क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। बिजली के हाई टेंशन तारों और विंड मिल्स के चलते राजस्थान का राज्य पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। देश भर में 100 से भी कम बचे उन पक्षियों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी का गठन किया है। ये कौन सा पक्षी है और हाई टेंशन तारों से इन्हें क्या खतरा है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान का ये शानदार राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी तिलैया कभी ये हजारों की तादाद में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाए जाते थे, लेकिन अब गुजरात में इस तरह के महज 4 या 5 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, जबकि राजस्थान में 100 से भी कम मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इनकी घटती तादाद को देखते हुए भारत सरकार ने जैसलमेर में इन पक्षियों के लिए एक सेंटर बनाया है, जहां इनके अंडे सहेजने की प्रक्रिया की जाती है। इसकी जो कॉजेज हैं एंडेंजर होने के, वो है ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसमें खास तौर से पावर लाइंस, जो विंड मिल्स और सोलर पावर प्लांट से निकलती हुई पावर लाइंस हैं, ये पावर लाइंस के साथ में टकरा के ये पक्षी की मृत्यु होती है।
दूसरा कारण है कि इनके जो अंडे देने की एरियाज होते हैं, उनके जो हैबिटेट होते हैं, ब्रीडिंग हैबिटेट, वो नष्ट हो रहे हैं, और वो क्योंकि ओवरग्रेजिंग से या एग्रीकल्चर से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज पक्षी है। साथ ही 2011 में इसे तेजी से विलुप्त होती प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। जैसलमेर इन पक्षियों का कुदरती आवास है, लेकिन अब इन जगहों पर बिजली के नए प्लांट और विंड मिल्स बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, जिनसे टकराकर ये पक्षी लगातार मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कहा है कि इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास से गुजरने वाली जगहों पर तार अंडरग्राउंड होने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारी ही याचिका पर यह आदेश दिया कि इनको जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, इनमें बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स लगवाए जाएंगे, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो ना हो। क्योंकि बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर एक ऐसी डिवाइस है कि अगर वो किसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस में लगी हुई है तो वहां पर वो बर्ड्स की जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी और वो बचेंगे। मगर यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनीज हैं वो उन्होंने सबसे घटिया वाले जितने भी पुअर क्वालिटी के बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स हैं वो लगवा दिए। आबादी के बढ़ते दबाव के बीच जैसलमेर के आसपास बायोडायवर्सिटी के लिहाज से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बचा है। लेकिन इस डेजर्ट नेशनल पार्क से अब हाई टेंशन तारें गुजरने से खतरा बढ़ गया है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये इसकी पूरी जिंदगी ज़मीन पे गुजारता है। उसके पाँव में पीछे की उंगली होती नहीं है, इसलिए वो डाल पे या कहीं तारों पे बैठ नहीं सकता है। इसलिए इसको खुला आसमान, खुली ज़मीन चाहिए। अब देखना है कि कंपनियां कितने दिनों में रिफ्लेक्टर लगाने और तारों को अंडरग्राउंड करने का काम करती हैं। फिलहाल जितनी देरी होगी उतना ही इस शानदार पक्षी के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और ईद के मौके पर बड़ी संख्या में शाहरुख खान के फैन मुंबई में उनके घर के बाहर जमा हुए। शाहरुख खान ने भी अपने घर मन्नत की बालकनी में आकर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया। और शाहरुख वहीं से फैंस की भीड़ के साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। अरे खान साहब इधर भी। और हर साल ईद पर सलमान खान के फैंस को उनकी फिल्म का इंतजार रहता है, लेकिन इस बार उन्हें मायूस होना पड़ा क्योंकि सलमान की कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है। लेकिन अपने फेवरेट सितारे को देखने का अरमान जरूर पूरा हुआ है फैंस का। सलमान के घर गैलेक्सी के बाहर बड़ी संख्या में उनके फैंस जमा हुए और सलमान हर बार की तरह अपने फैंस के लिए बालकनी में आए और उनको ईद की मुबारकबाद दी। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज टॉप 5 में पहली खबर है, महाराष्ट्र मुंबई से आई राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर के विरोध को लेकर उनके कार्यकर्ता लगातार मस्जिदों के बाहर जाकर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजा रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। दूसरी खबर जोधपुर से आई, जहां पर हिंसा के बाद अब कर्फ्यू को आज और बढ़ा दिया गया है और इंटरनेट सेवा भी वहां पर फिलहाल बंद रखी गई है। तीसरी खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से आई है, जहां पर गौकशी के शक में 2 आदिवासियों की हत्या कर दी गई है। चौथी खबर ट्विटर से आई, जहां पर नया CEO तलाश रहे हैं एलॉन मस्क। ये खबर एक
सुर्खियां बटोर रही है। और 5वीं खबर, आज लॉन्च होने जा रहा है LIC का IPO। तो आपको क्या करना है, आपको YouTube चैनल पर जाना है, NDTV के इस पोल में हिस्सा लेना है, अपनी पसंद की खबर चुननी है। उस खबर को हम आपको विस्तार से NDTV और उसके YouTube चैनल पर दिखाएंगे।